नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के समझ ज्योग्राफी का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। और जैसा कि आज हमारा लेक्चर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब प्रायद्वीपीय भारत मैंने आपको बता रखा है, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। दक्षिण प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? वह एरिया अर्थात वह भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अर्थात इस एरिया की जितनी भी नदियां हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको समझा दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां तथा हिमालयी नदियों में कुछ अंतर हैं। वो अंतर क्या है? कुछ की पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इनके माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर पहली चीज देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो पुरानी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब मैंने भूगर्भीय चट्टानें आपको पढ़ाई थी कि जो भारत का प्रायद्वीपीय एरिया अर्थात जो दक्षिण भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये हिमालय पर्वत से काफी पुराना एरिया है, काफी पुराना क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर जो भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं वे काफी पुरानी नदियां हैं। दूसरा, हिमालयी नदियां नई नदियां हैं। अब आप ये कहते हैं कि सर ये बात तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ये एरिया अर्थात ये दक्षिण भारत का जो एरिया गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है जो प्रायद्वीपीय भारत है ये पुराना है, ठीक है, लेकिन नदियां पुरानी ये आप कैसे कह सकते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं सर यहाँ पर दक्षिण भारत में नदियों का उत्थान या उद्गम या जो प्रवाहित हो रही तभी प्रवाहित हो रही होंगी, मान रहे हैं कुछ पहले प्रवाहित हो रही होंगी लेकिन बाद में भी कुछ नहीं प्रवाहित हुई होंगी। जब तेथिस सागर इनका पतन हुआ अर्थात तेथिस सागर का जल अरब सागर और बंगाल खाड़ी में जाकर गिरने लगा, क्योंकि वहां पर हिमालय पर्वत का उत्थान हो गया, तो कुछ नदियां तो इधर भी आई होंगी। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन नदियों का निर्धारण ये कैसे किया जा सकता है कि नई है पुरानी है? देखिए, कोई भी नदी नई है पुरानी इसका निर्धारण सिर्फ इस आधार पर हम नहीं कर सकते हैं कि कोई भी एरिया नया है, कोई भी क्षेत्र या कोई क्षेत्र पुराना है तो उसके आधार पर हम ये डिक्लेयर कर दें भैया ये एरिया पुराना है इसलिए नदियां पुरानी हो गई, ये एरिया नया है ये नदियां नई हो गई। नहीं, नदियां नई और पुरानी करने का मेन रीजन है, जैसे ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक, या सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में बारिश हुई और ये गड्ढा है या ताल है या कोई छोटा ताल है, यहाँ पानी भर गया। उसके अलावा ये जो ताल है या क्षेत्र है इससे ऊंचा एक भूभाग है, ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ भी पानी भर गया और आपकी एक चीज पता है, जब किसी ऊंचे स्थान पर पानी भर जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है अर्थात उसकी सीमा से बाहर बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, वो अपने ढाल की ओर बहने लगता है वो पानी। क्लियर? ये पानी यहाँ आ रहा है, लेकिन आप सोचिए जब वो पानी बह रहा है तो वो पानी तब तक प्रवाहित होगा जब तक वो या तो इस पानी यह पानी और ये पानी बिल्कुल एक लेवल पर ना आ जाए। दो कॉन्सेप्ट यहाँ समझिएगा, ये जो तालाब का पानी है और ये जो ऊंचे स्थान का पानी है, जब तक दोनों पानियों का जल स्तर बिल्कुल लेवल पर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल इस लेवल पर इस ऊंचाई तक नहीं आ जाएगा, तब तक ये पानी यहाँ तक आता रहेगा। यहाँ पानी की मात्रा कंटिन्यू बढ़ते जा रही बारिश की वजह से, या मान लो बारिश बंद हो गई तो यहाँ का ये एरिया ढाल में है तो यहाँ का पूरा पानी यहाँ आ जाएगा। लेकिन इस मानो कि इस एरिया में पानी कंटिन्यू इसको मिल रहा है, कहीं से बारिश से मिल रहा है, तो ये एरिया जलमग्न होता जा रहा है, इसका जल क्षेत्र बढ़ता जा रहा है तब तक जब तक ये दोनों स्तर बराबर नहीं हो जाएंगे। ये बात समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये सागर महासागर है, ये पर्वत पठार है, यहाँ से नदियां निकल रही हैं। अब नदियां सागर या महासागर का स्तर इतना ऊपर तो नहीं आएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक आ गया तो पूरा मैदानी या धरातली एरिया पूरा जलमग्न हो जाएगा। पूरा निवास स्थान जो भी लोग रह रहे हैं वो चिथे बिथे अर्थात ये मान लो कि पूरा अकाल आ जाएगा। अकाल दो प्रकार का होता है, एक जब बारिश बहुत हो जाए, अफरा तफरी मच जाए, इतना ज्यादा जल स्तर सागरीय महासागरीय नदियों का बढ़ जाए कि लोगों को वहां से भागना पड़े, एक अकाल ये भी है, फसल पूरी बर्बाद हो जाए। दूसरा अकाल होता है जब बारिश ही ना हो, सूखे के कारण अकाल पड़ जाए। तो अकाल दो प्रकार के होते हैं। तो आइए समझिए,
तो ये नदी यहाँ से निकल रही है, तो ये नदी तब तक यहाँ प्रवाहित होती रहेगी उतनी स्पीड से जब तक ये अपने घाटी को इस सागर या महासागर के जल स्तर के बराबर नहीं काट लेगी। अर्थात जब नदियां प्रवाहित होती, मैंने आपको बता रखा, वो अपने साथ मलबा लेकर चलती, अर्थात वो अपने मार्ग को काटते छांटते हुए चलती रहती हैं। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो नदी तब तक प्रवाहित होती रहेगी, तब तक उसकी प्रवाहित होती रहेगी जब तक उसका एक क्षेत्र, उसका लेवल, मान लो ये नदी थी, कंटिन्यू काटते हुए चलिए, सागर था, ये तो सागर तो बढ़ेगा नहीं, सागर तो अपने स्थान पर रहेगा। ये इस लेवल पर आगे काटते काटते तो अब दोनों का क्षेत्र बराबर हो गया, दोनों का लेवल सेम हो गया। अब तो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन उतनी स्पीड से, उतनी ज्यादा गति से नहीं प्रवाहित होंगी। तो ये जो कंटिन्यू इस एरिया से इस एरिया तक नदी अपने साथ मलबा काट कर इस घाटी को बना रही थी, अपने मार्ग को जब समुद्र सागर के लेवल पर ला रही थी, ये लाखों वर्षों का समय है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको करने में। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ की नदियां उतनी ज्यादा स्पीड से प्रवाहित नहीं होती हैं जितनी ज्यादा स्पीड से हिमालय की नदियां प्रवाहित हो रही हैं। हिमालयों की नदियां की स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा, वो अपने साथ बड़े बड़े शिलाखंडों को लेकर प्रवाहित होती रहती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हिमालयी नदियां नई है, क्योंकि दूसरा रीजन है, क्योंकि ये नदी हिमालय ऑलरेडी नया है, ये ऑलरेडी पुराना है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है। दूसरा पॉइंट, बात अगर दूसरे पॉइंट की हम करें, ये है प्रौढ़ावस्था, यह युवावस्था। युवावस्था अर्थात जवानी, बिल्कुल अपनी ताकत शक्ति से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, अर्थात शक्ति से भरपूर शख्स। यहाँ नदियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ नदियां बात करेंगे, नदियां को लेंगे। प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था की ओर जो बढ़ रहा है, वृद्धावस्था में हो, तो ये नदियां अपनी घाटियों को लगभग काट चुकी हैं, क्योंकि ना तो इनकी इतनी ज्यादा स्पीड है, ना ही, और ये अपनी घाटियों को काट चुकी है, इनका जो लेवल है सागर या महासागर के बराबर आ चुका है। ये नदियां युवावस्था में क्यों? क्योंकि अभी भी काट नहीं है। और सागर महासागर यहाँ है, गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यमुना यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो अपने लेवल को काटते काटते घाटियां जब इस लेवल पर आएंगी तब ये भी पुरानी हो जाएंगी। लाखों करोड़ों वर्ष में ये घटना पूरी कंप्लीट होगी जाके, तो भी ये भी पुरानी हो जाएंगी, इनकी भी स्पीड डाउन हो जाएगी। दूसरी, ये नदियां छोटी हैं प्रायद्वीपीय भाग की। क्यों? क्योंकि ये नदियां या तो यहीं से निकल रही हैं और पश्चिमी घाट में जाकर इस बंगाल की खाड़ी में या फिर आप कोई अरब सागर में अपना मुहाना बना रहे हैं, जल छोड़ रहे हैं। क्लियर? ये नदियां देखिए, यहाँ की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख रखा है। गोदावरी की कुल लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। वहीं पर ये नदियां बहुत लंबी हैं, क्योंकि इनका उद्गम स्थल हिमालय से हो रहा है और ये मुहाना अपना बंगाल की खाड़ी में बना रही हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि गंगा हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर, 14 और 25 लमसम आधी दूरियां हैं। क्लियर? दूसरी चीज, ये प्रायद्वीपीय भाग की नदियां मौसमी है। मौसमी क्योंकि ये मानसून जब आता है, इसी सीजन में नदियों में आपको पानी नजर आएगा, जल नजर आएगा, प्रवाहित होती हुई आएंगी, ये इनका जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्योंकि हमारे जो धरातल से हिम रेखा औसत मानी गई है, वो लगभग 400 मीटर की हाइट पर मानी गई है। 400 मीटर, तो 400 मीटर के बाद से जो भी पर्वत, पठार या चोटियां हैं, वहां पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और आपको दक्षिण भाग में अधिकतम 800 मीटर की चोटियां, पर्वत, पठार नजर आएंगे। तो यहाँ कहीं ग्लेशियर या हिमनद नजर आएंगे? आपको नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इन नदियों को जल कहाँ से मिलेगा? दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए ये नदियां क्या हैं? दक्षिण भारत की नदियां अधिकतम मौसमी है। ये नदियां, हिमालयी नदियां वर्षवाहिनी है। वर्षवाहिनी होने का रीजन ये है, वर्षा के सीजन में इनको बारिश का पानी मिल रहा है। ऐसे बारिश का पानी जब समाप्त हो, अर्थात वर्षा का सीजन जब चला गया, मानसून जब चला गया, तो उसके अलावा यहाँ पर इनको हिमनद अर्थात ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, इनसे बर्फ पिघल रही है, इन ग्लेशियर से, और यहाँ पर इन नदियों को आपको पानी मिल रहा है। गंगोत्री
से ग्लेशियर से गंगा नदी को जल मिल रहा है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी को जल मिल रहा है, जिसकी वजह से नदियां वर्षवाहिनी है और ये नदियां मौसमी है। अर्थात सिर्फ मौसम में इनमें मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पानी समाप्त हो जाता है, पानी रहता है, लेकिन वो बात नहीं है जो हिमालयी नदियों में है। क्लियर? तो ये रही हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के मध्य अंतर। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। तो अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, अर्थात इधर बे ऑफ बंगाल। एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, अरेबियन सी जिसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अरब सागर। ठीक। दूसरी चीज, बंगाल की अब दो भागों में पढ़ने के रीजन है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके और आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। ठीक। तो बंगाल की खाड़ी नदियां जो आज हम पढ़ेंगे वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का हम अध्ययन करेंगे। क्लियर? अगले लेक्चर में हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आज हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अगर क्रम की मैं बात करूं तो सबसे पहली नदी है दामोदर नदी, दामोदर के बाद स्वर्णरेखा नदी, स्वर्ण के बाद वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपाणी। जैसा कि आपको मानचित्र मैंने बखूबी दर्शाकर समझाने की कोशिश की। ठीक। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज्यादा नदियां पूछी जाती हैं उनको मैंने भी दर्शाने की उनकी भी कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले हम नदी देखते हैं दामोदर नदी। बात अगर हम दामोदर नदी की करें तो दामोदर नदी स्पेशली छोटा नागपुर पठार से निकलती है। वही नदी जो मैंने आपको पर्वत पठार पढ़ाए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दामोदर नदी वो नदी है जो छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। उत्तरी छोटा नागपुर पठार को हजारीबाग पठार बोल देते हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर पठार को रांची का पठार बोल देते हैं, जिसका विभाजन दामोदर नदी करती है। दामोदर नदी स्पेशली अपना जल डायरेक्ट यमुना बंगाल की खाड़ी में नहीं बनाती है। ये एक नदी आपको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। गंगा की एक नदी धारा इसके गंगा से फरक्का और बांध से अलग हो जाती है, जो कि मैंने गंगा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर में। तो उसमें जाकर ये अपना जल छोड़ देती है, तो हुगली के माध्यम से दामोदर नदी का जल बंगाल खाड़ी में पहुंचता है। अर्थात कई बार क्वेश्चन बन चुका है, निम्न में से कौन सी नदी है जो अपना मुहाना नहीं बनाती या अपना जल डायरेक्ट बंगाल खाड़ी में नहीं छोड़ती है? तो कौन सी नदी? दामोदर नदी। अगर हम स्वर्णरेखा नदी करें, स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है, रांची के समीप से। तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि झारखंड की राजधानी रांची किस नदी के तट पर है? तो आपको पता होना चाहिए स्वर्णरेखा नदी। अब आप कमेंट के बॉक्स में बताएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। क्लियर? ये कमेंट बॉक्स में जाकर जितने भी लोग लेक्चर देखेंगे वो सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है, लेकिन ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड से निकल रही है रांची के समीप से, तो झारखंड, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। क्लियर? क्या है कौन कितने राज्यों से? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों से होकर स्वर्णरेखा नदी आके प्रवाहित होती है। एक्चुअली में जो छोटा नागपुर का पठार है ये औद्योगिक क्षेत्र है। कैसा है? औद्योगिक क्षेत्र। तो झारखंड के एक बहुत प्रमुख शहर है, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना है, जमशेदपुर। जमशेदपुर में कई सारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज का निर्माण हो चुका है, कई सारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगाई जा चुकी है, जिनका जो अवशिष्ट जल होता है, केमिकल युक्त जल होता है, वो स्वर्णरेखा नदी में गिरा दिया जाता है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी या खराब पानी जो केमिकल युक्त होता है फैक्ट्रियों का, वो स्वर्णरेखा नदी में गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से इस नदी में जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसको जैविक मरुस्थली नदी बोलते हैं। जैविक मरुस्थली मतलब जैविक अर्थात जीव जंतु नहीं पाए जाते ऐसा स्थान, तो इसको मरुस्थल बोलते हैं। ये कछुआ है, घेंगा है, इस प्रकार के जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं स्वर्णरेखा नदी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थली नदी। अगली नदी हम बात करें वैतरणी। अगर बात वैतरणी करें तो ये उड़ीसा के केवझर
पहाड़ी या पठार से निकलती है और अपना मुहाना स्पेशली उड़ीसा के तट पर बना लेती है। कहाँ बनाती है? उड़ीसा के तट पर। बात अगर ब्राह्मणी नदी करें तो ब्राह्मणी नदी भी रांची के पठार के समीप से निकलती है, अर्थात छोटा नागपुर पठार से। अब एक पॉइंट, छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां, छोटा नागपुर आपका महाराष्ट्र में, लेकिन छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड में पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहली नदी है दामोदर, जो कि इसको ऑलरेडी 2 भागों में डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है। दूसरी है आपकी ब्राह्मणी, तीसरी है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा कैसी नदी है? जैविक मरुस्थलीय नदी है। क्लियर? तो ये कैसी नदियां हैं जो अपना मुहान आपको कहाँ से निकल रही हैं? इनका उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार से है। कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से है। बात यदि हम महानदी करें तो महानदी की लंबाई कुल 851 किलोमीटर है। 851 किलोमीटर है और ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य नामक पठार से निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य नामक पठार से निकलती है। और इसका जो बेसिन है इसको छत्तीसगढ़ बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ बेसिन। घाटी को बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, महानदी घाटी को महानदी बेसिन बोल देते हैं, इसलिए इसकी घाटी एक्चुअली में छत्तीसगढ़ बेसिन बोलते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, महानदी घाटी का जो बेसिन है, महानदी घाटी है, महानदी बेसिन है, ये धान की खेती के लिए काफी उपयुक्त एरिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया है नदी के आसपास का एरिया क्या होता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है या जलमग्न होता है। जलमग्न एरिया होगा, घाटी है तो गहरा होगा ही, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जल की मात्रा पर्याप्त होगी फसल के सिंचित के होने के लिए। इस वजह से यहाँ पर धान की खेती का अच्छी खासी होती है। इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ बेसिन क्या बोलते हैं? धान की कटोरा। इस वजह से छत्तीसगढ़ में धान की 3 फसलें होती हैं। हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में, इसलिए हमारे हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ पर एक ही फसल होती है। जुलाई माह में लगाते हैं, अक्टूबर में काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 फसलें होती हैं। ये बात समझ में। अगली गोदावरी। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाइयों एवं बहनों? नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी नदी प्रवाहित होती 3 राज्यों से। कितने राज्यों से? 3। महाराष्ट्र का इसका उद्गम ही है त्रयंबकम स्थान से। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर ये प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा। गोदावरी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। वे सहायक नदियां मैं लिख रहा हूं, जैसे कि गोदावरी की सहायक नदी है, यहाँ पर लिख रहा हूं, प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मायावती नहीं, इंद्रावती और मंजीरा। मायावती जी हमारे राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, अभी भी पाई जाती है हमारे यहाँ। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। ठीक है। इनमें से जो आके वैनगंगा है, ये गोदावरी की सबसे लंबी नदी है, अर्थात सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? वैनगंगा। जो मंजीरा है, ये मंजीरा नदी मैंने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। जो मंजीरा है ये स्पेशली दक्षिण से प्रवाहित होकर गोदावरी में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है इसकी। बात अगर इंद्रावती करें तो इंद्रावती नदी स्पेशली छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार से होते हुए ये गोदावरी में मिलती है। बात अगर अगली नदी करें, कृष्णा। गोदावरी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये अपना मुहाना
कहाँ बनाती है? बंगाल खाड़ी में, अर्थात अपना जल बंगाल खाड़ी में छोड़ती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर चोटी से निकलती है और ये 4 राज्यों प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना बंगाल खाड़ी में बनाती है और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। अगर बात इसकी लंबाई की जाए, किसी कृष्णा नदी के लंबाई की यदि हम बात करें, इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और कृष्णा जो है स्पेशली 4 राज्यों से प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है, स्पेशली अगर देखा जाए ध्यान से दोनों जुड़ चुके हैं और इनके मध्य में एक झील है जिसका नाम है कोलेरो झील। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। वो सहायक नदियां इस प्रकार हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। स्पेशली तुंगभद्रा 2 धाराएं हैं, ये आपस में जब मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा तुंगभद्रा कहलाती है। उसके बाद घाट प्रभा है, घाट प्रभा के बाद माल प्रभा है। कितना आसान है याद करना, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और इसकी एक सहायक नदी है मूसी। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। दूसरी चीज, ये मैंने तुंगभद्रा नदी दिखाने की कोशिश की है, कृष्णा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी वही नदी है जो विजयनगर साम्राज्य के राजधानी हम्पी इसी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। क्लियर? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। उसकी वो हम्पी इस तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। अगली नदी, बात अगर हम पेन्नार की करें, पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है। दूसरी चीज, ये कर्नाटक के कोल्लार स्पेशली जो सोने की खान के लिए जानी जाती है, सोने के खान अर्थात कोन्नार पहाड़ी से निकलती है, या आप बोल सकते हैं कोन्नार की खान की समीर से निकलती है। ठीक है। दूसरी नदी है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। ठीक। कावेरी जो है कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी है, छोटी है ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी प्रवाहित होती है 2 राज्यों में। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। एक कर्नाटक से तो निकल ही रही है, कर्नाटक, और अपना मुहाना ये बनाती है तमिलनाडु के तट पर बंगाल खाड़ी में मुहाना बना देती है। ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन कावेरी नदी का जलमग्न क्षेत्र अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र जो है 4 राज्यों में है, इसलिए कावेरी नदी जल विवाद जो 4 राज्यों में चलता है। 2 तो जहाँ प्रवाहित हो रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु, बाकी वे 2 क्षेत्र जहाँ इसका जल फैला हुआ है, एक केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश। इन 2 राज्यों में भी इसका जल क्षेत्र है और इन 4 राज्यों में अक्सर कावेरी नदी जल विवाद चलता रहता है, जो कि अक्सर आप सुर्खियों में सुना करते हैं। यदि कावेरी की सहायक नदियों की बात की जाए तो कावेरी की जो सहायक नदियां हैं, अब मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा ताकि यहाँ पर, चलिए यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपको आसानी रहे। इनकी जो सहायक नदी है वो है शिमशा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काविनी, भवानी। ठीक, ये यहां से इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये भवानी, फिर लक्ष्मण तीर्थ, और लोक पावनी। ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी की। ये रही कुछ कावेरी की सहायक नदियां, शिमशा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काविनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी। लेकिन एक चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हिमालयी नदियां वर्षवाहिनी है और प्रायद्वीपीय भाग की नदियां मौसमी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भाग में एकमात्र नदी कावेरी एक ऐसी नदी है जो कि वर्षवाहिनी है। उसके कई सारे रीजन हैं।
एक तो मौसमी है, तो इससे सिद्ध है कि मानसून से इसको पानी मिलता होगा। दूसरा, यहाँ पर जो झीलें पाई जाती हैं, अब आप सोचिए हमारे यहाँ जब जल इकट्ठा होता है तो हमारे यहाँ की मिट्टी, उत्तर भारत की मिट्टी, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पूरा पठारी है, जिसकी वजह से यहाँ की झीलों में पानी लंबे समय तक बना रहता है। दूसरा कारण कि इन झीलों में पठारी है, पर्वत है, पठार है, तो दरारें बनी हुई हैं। उन दरारों की वजह से पानी रस रस कर जिधर ढाल होगा उधर ही प्रवाहित होता है, तो कावेरी नदी में पहुंचता रहता है। तीसरा पॉइंट है कि उत्तर पूर्व मानसून यानी से जब मानसून आता है तो उत्तर पूर्व मानसून से तो कहीं बारिश तो नहीं कर पाते हैं, बंगाल खाड़ी से वो आर्द्रता लेता है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अच्छी खासी बारिश करता है, जिसकी वजह से इसको पानी की मिल जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट है इसके। पहला तो इसलिए इधर से जो बात दक्षिण पश्चिम के मानसून है उसके बारिश से पानी मिला। जल में ये एरिया पठारी है, यहाँ पर जो झीलें हैं उन झीलों में जो पानी भरा हुआ है उनका रस के पानी से पहुंचता रहता है। तीसरा पॉइंट है कि दक्षिण पूर्व एरिया से जो भी मानसूनी वर्षा हो रही है उसकी वजह से कोरोमंडल तट पर टकरा कर इसको जल मिलता है, जिसकी वजह से ये वर्षवाहिनी नदी है कावेरी नदी। क्लियर? बात अगर हम वैगाई की करें तो स्पेशली वैगाई नदी जो है ये तमिलनाडु के वरुशनाथ पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? वरुशनाथ पहाड़ी से। मदुरै या मदुरई वैगाई नदी के तट पर स्थित है और ये अपना मुहाना पाक जल संधि में बनाती है। कौन सी नदी? वैगाई नदी। अगली है और ताम्रपाणी नदी। ताम्रपाणी नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, जो कि अन्नामलाई पर ही अनाईमुदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो अन्नामलाई से ही ताम्रपाणी नदी निकलती है और ताम्रपाणी नदी अपना मुहाना मन्नार की खाड़ी में बनाती है। मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना ताम्रपाणी नदी बनाती है। तो ये रही कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा रही हैं, अर्थात अपना मुहाना कहाँ बना रही हैं? बंगाल की खाड़ी में बना रही हैं। तो ये लेक्चर कैसा रहा? आप लोग सभी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें और प्लीज लेक्चर को पूरा देखा करें और नोट्स बनाने की कोशिश किया करें पॉज कर करके। ऐसे ही लेक्चर देखकर आपके बनाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि की पॉइंट्स मैं लिख दूं, जो कि मैं लिख देता हूं और उनको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो जो चीज आपको लग रहा है कि ये डेफिनेशन बताई जा रही है तो उस डेफिनेशन को पूरा लिख लिया करें। आज यदि उसको समझकर अपने शब्दों में लिखना चाहे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी नोट्स का मतलब है कि चीजों को समझकर अपनी भाषा में लिख लेना या कम शब्दों में लिख लेना, और उसको मैं जब पढ़ूं तो वो सविस्तार सहित वर्णन मेरे दिमाग में बन जाए, सर ने कैसे कैसे चीजें समझाई थी, क्या क्या बताया था। तो नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें। देखे तो लाइक कर दिया करें और लोगों तक इसको शेयर भी किया करें ताकि लोग जरूरतमंद लोगों तक इसको पहुंच सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।